हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 सी इस वीडियो में है। इसके पहले का वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। आप लोग पढ़े होंगे ट्रायंगल में जो वर्टेक्स, ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं और ये कोई ट्रायंगल है, इसमें तीन चीजें होती हैं। ये होता है साइड्स या फिर आर्म्स, ये जो होता है किनारे, ये जो एज होते हैं इसी को बोला जाता है वर्टेक्स, और ये इसमें एंगल होता है। तो यही वर्टेक्स दिया हुआ है। पहला वर्टेक्स दिया है 0 4, फिर 0 0, फिर जाके 3 0। कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे उस चैप्टर में, वहां पे लिखा होता है। देखिए इस तरह से कोई एक्सिस है, ये एक्सिस है y और ये x। जब भी कोई 0 0 दिया होता है तो यही होता है ऑरिजिन, ये होता है ऑरिजिन। मतलब यहां से वही पॉइंट स्टार्ट होगा, ये होगा 0 0 0 4 0 0 एंड 3 0। ये पहला जो होता है वो x एक्सिस पे होता है, ये दूसरा जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। ये भी x एक्सिस पे, ये भी y, फिर ये भी x, ये भी y। पहला जो 0 0 होता है वो ओरिजिन होता है, हमने लिख लिया बीच में इसको सेंटर में। ठीक, इसको O से डिनोट कर दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ये x एक्सिस पे 0, मतलब x एक्सिस पे इसको जाना ही नहीं है, ये सिर्फ y एक्सिस पे जाएगा और कितने 4 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं कहीं पे 4 है, ये हो गया ये 4, और यहाँ पे ये हमने इसको बना रखा है। अगला आता है ये, यहाँ पे x एक्सिस पे 3 टाइम चलना है और y एक्सिस पे 0, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जाके सिर्फ ये इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये है 3 0। हमने इसको यहाँ बना रखा है, यहाँ बना ही रखा है, ये बनेगा ही यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है, y एक्सिस पे नहीं जाना है, और ये वाला सिर्फ y एक्सिस पे चल रहा है और x एक्सिस पे इसको नहीं जाना है। तो अपना ट्रायंगल का शेप जो हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक, ये जो है ये है 0 4। अब देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसे d से डिनोट करते हैं। d इज इक्वल टू रूट अंडर होल पावर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल पावर ऑफ y2 माइनस y1। ठीक, तो ये x2 हमने किसी भी एक पॉइंट को ले रखा है। हमने इसको मान लीजिए हमने पॉइंट नंबर a और ये पॉइंट नंबर b, मतलब हम इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। o और a के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये हो गया o, d की जगह पे o a। ठीक है, तो ये x2, इसमें x2 कौन सा होगा, किसी भी एक को हम x2 मान ले रहे हैं, किसी भी एक को x1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको x1 मान रखा है, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक, तो इसमें से x2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 0 माइनस x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 4 माइनस y1 की जगह पे 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे आता है 4 इज इक्वल टू 4 पावर 2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसी भी नंबर का पावर जो होता है 0 का पावर 0 ही होता है। तो फिर ये हो गया 4 पावर। अब ये 4 से ये रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब ओ ए की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 4। इस लाइन की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है 4। ठीक, अब आ जाइए फिर से अगला लगाते हैं। फिर से वही स्टेप, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। d की जगह पे जो पॉइंट आपने ले रखा है, मतलब हमें ये और ये निकालना है, तो a b। ठीक है, a b। अब a वाले पॉइंट को इसको
x2 x1 जो भी रहना हो रहने दीजिए, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ पे हो गया x2 की जगह पे 0, x1 की जगह पे 3। अब इसमें हमने इसको x1 y1 मान रखा है, ठीक है, प्लस y2 की जगह पे 4 माइनस y1 की जगह पे 0। इसको भी सॉल्व करना है सेम, ये 3 हो जाएगा -3 होल पावर प्लस 4 होल पावर। अब ये 3 किसी भी नंबर, किसी भी माइनस नंबर का पावर अगर इवन में है तो इसका नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। ये स्टेप अगर नहीं आता तो यहाँ पे होगा AB इज इक्वल टू 5 × 5, ठीक। तो ये हम रूट से बाहर निकालते हैं तो एक ही नंबर निकलता है, पेयर है अंदर तो एक ही निकलेगा, अब वो हो जाएगा 5। AB का डिस्टेंस जो कितना आया है 5, AB इज इक्वल टू 5, ठीक। अगला, अब हम O और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर से वही सेम फॉर्मूला, D इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ की जगह नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कलर चेंज करते हैं तो मिक्स हो जाएगा सब, ठीक है। इधर देखिए, अब D, इस D की जगह पे O और B, O B, ठीक। x2 की जगह पे किसी भी नंबर को x1 किसी भी नंबर को x2 मान सकते हैं, जिसको, लेकिन जिसको x2 मानना है उसी का जो होगा y2 b होगा, ठीक है। तो हमने इसको x1 x2 मान रखा है, इसको ये x2 y2 होगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे x2 जो होगा वो 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 0, उससे कोई मतलब ही नहीं, खत्म। अब यहाँ पे 3 3 9 या फिर 3 × 3। अब पेयर में है, एक ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब OB का जो, वो भी जिसकी डिस्टेंस है ये कितनी 3। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन में, ये भी निकल गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में OA का डिस्टेंस 4, AB का डिस्टेंस 5 और OB का डिस्टेंस 3। अब पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर निकालते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, ये पे निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ये तीनों को ऐड करना है, 4 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 5 9 9 3 12, सॉरी 12। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर दिया होता, इस तरह से कोई शेप बनाया होता और यहाँ पे लिखता 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग आंसर में लिखते हैं इसको ऐड करने के बाद 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये ना ही मीटर दिया है, यहाँ पे देखिए ना मीटर निकला है, ना सेंटीमीटर निकला है, ना किलोमीटर निकला है, कुछ नहीं निकला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 के बाद लिखेंगे यूनिट। क्या लिखेंगे, यूनिट, मतलब कोई ना कोई यूनिट यहाँ पे होता। इस तरह ये देखिए आंसर जो आया है, ये आंसर नंबर सेकंड सही होगा, ठीक। जब भी पेरीमीटर, हमने बताया पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी शेप होगा, अगर पेरीमीटर की जगह रेक्टेंगल होता तो हम लोग लिखते क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब इसको ऐड करने के बाद जो आता वही हमारा पेरीमीटर होता। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब तीन साइड होते हैं, तीनों साइड के नंबर जो है उसको ऐड कर लेना है, उसके सम निकाल लेना है और अगला जो आएगा वही होगा आंसर। तो आंसर आएगा 12 यूनिट्स, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इफ इन ट्रायंगल्स ABC and DEF AB upon DE is equal to BC upon FD then they will be similar when। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, उसमें AB upon DC सॉरी AB upon DE is equal to BC upon FD दिया हुआ है। मान लेते ये कोई ट्रायंगल बनाया है,
ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो डीई के बराबर है और बी सी जो है वो एफ डी के बराबर है। तो कह रहा है कि बताइए अब ये सिमिलर होने के लिए मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होने के लिए डी ई एफ से इसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए 3-4 कंडीशन होते हैं। इसमें एस ए एस एस और आर एच एस ये होता है ना। तो इसमें से अब ये तो कोई दिया ही नहीं, यहाँ पे दिया एंगल, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें होगा क्योंकि एक साइड दूसरा साइड दिया हुआ, दो साइड दिए हुए हैं तो तीसरा क्या होगा एंगल ही होगा क्योंकि एंगल में ही ऑप्शन दिया है, साइड तो दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, दो साइड सेम होते हैं तो इनके बीच यहाँ पे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं सेम होते हैं। ठीक इस तरह से यहाँ पे देखिए ये वाला साइड इसके सिमिलर और ये वाला साइड इसके सिमिलर, मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा वो एंगल यहाँ पे बनने वाले एंगल की बराबर होता है। तो ये ट्राइंगल एस ए एस के कॉन्ग्रुएंट के हिसाब से एक दूसरे के सिमिलर होंगे। मतलब किसी की जरूरत पड़ेगी एंगल बी और एंगल डी, इसके हिसाब से ये वाला ट्राइंगल एस ए एस फॉर्मूले के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होकर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी एंगल बी एंड एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच रेशियो द y-axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4। कह रहा है कि रेशियो बताइए किसी लाइन सेगमेंट का। हमने मान रखा है वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो होगा ए एंड बी और जहां पे डिवाइड हो रहा है वो होगा पॉइंट पी एक्स वाई। ठीक, इस वाले पोर्शन को m मान रखते हैं और इस वाले पोर्शन को n। ठीक है, तो इसी m और n का रेशियो इसको बताना है। अभी यहां पे कह रहा है देखिए सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x जो होगा वो होगा p x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक इस तरह से सेक्शन फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y जो होगा इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये तो हुआ आपका फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए यहां पे कह रहा है y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, कौन से एक्सिस पे y एक्सिस पे। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको कभी भी y एक्सिस पे अगर ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, अगर इस पे डिवाइड कर रहा है इस वाले एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे चल रहा है ना ऊपर की साइड जा रहा है लेकिन यहाँ उस साइड राइट साइड नहीं जा रहा, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और y जो भी दिया हो वो, तो y दिया नहीं है तो इसको हम लोग कितना मान रखते हैं y मान लेते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट हमने मान रखा है पॉइंट एक्स वाई ये हो जाएगा पॉइंट 0, y, क्योंकि y एक्सिस जो है वो कितना है 0 हो गया, सॉरी x पॉइंट जो है वो कितना हो गया वो 0 हो गया। देखिए यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है, रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे तो दिया है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको m को k और n को 1 मान रखा है, रेशियो निकालना है इसको, अगर इसका रेशियो जो है k:1 हम मान लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा px, इसी में ये जो है px इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। 0 इज इक्वल टू m की जगह पे हम लोग k और n की जगह पे 1 रखेंगे। k ये देखिए यहाँ पे दिया है पॉइंट, ठीक है, तो ये जो है x1
y1 x2 y2। यहां पे x2 की वैल्यू रखना है, x2 कितना है -1 प्लस m की जगह पे 1, x1 की जगह पे 5 अपॉन k प्लस 1। इधर ये डिवाइड में है, इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू माइनस k प्लस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। अब ये इस नंबर का किसी भी नंबर के साथ अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। 0 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5। ये राइट साइड में माइनस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। k इज इक्वल टू 5। k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमने जो रेशियो लिया था पहले, ये जो k:1 का रेशियो लिए हैं, इसमें k की वैल्यू पुट करते थे और वो हो जाएगी 5:1। ये आ जाता है हमारा रेशियो। कह रहा है कि y एक्सिस पे जो डिवाइड करने वाला है उसका रेशियो बताइए, और वो आंसर आया है 5:1, यानी आंसर नंबर सेकंड जो है वो सही होगा। अगर क्वेश्चन में पॉइंट की वैल्यू पूछा होता तो हम लोग x की वैल्यू y की वैल्यू निकाले होते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रेशियो पूछा है तो हमको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, और इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा 5:1। अगला क्वेश्चन है इन द फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स। टेंजेंट मतलब होता है ये सर्कल को, ये लाइन जो है ये सर्कल को टच करके गया है, ठीक, टू द सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर जो है वो क्या है O है, सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल OAB इज इक्वल टू, मतलब ये एंगल चाहिए इनको OAB। ठीक, तो अभी देखिए, पहले इसमें देखिए फिगर में, यहां पे फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। सर्कल को जब भी, ये सर्कल है, और सर्कल को जब भी कोई लाइन टच करके जाता है, जिस पॉइंट पे टच करके गया है वहां से उसके सेंटर पे अगर उस पे लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का। और सिर्फ यही नहीं, अब कहीं भी यहाँ पे बना दी, यहाँ पे बना दी, यहाँ पे बना दी, अगर कोई लाइन टच करके जा रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ से कोई लाइन टच करके जा रहा है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो इसमें लिख दिया है क्वेश्चन में कि दो टेंजेंट्स हैं इसमें, PA और PB, तो मतलब यहाँ पे तो हमें बताया 90 डिग्री, यहाँ पे भी कितनी डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक, अब सिर्फ ये फिगर देखिए, APB और O, एक सेकेंड, APB एंड O, ये क्वाड्रिलेटरल की तरह लग रहा है कि नहीं, PAB एंड O क्वाड्रिलेटरल की तरह। यहाँ पे एंगल जो आया था वो 50 क्वेश्चन में ही दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है, और यहाँ पे हमने निकाल रखा है 90 डिग्री, और ये भी हमने निकाल रखा है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल निकाला जा सकता है कि नहीं, निकाला जा सकता है। कौन से फॉर्मूले से, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के थ्रू, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ठीक, P की वैल्यू यहां कितना दिया है 50 डिग्री, A की वैल्यू 90 डिग्री हमने निकाल रखा है, मतलब वो टेंजेंट जो होता है उसमें होता है, उस पे सेंटर से कोई अगर पॉइंट टच करता हुआ लाइन खींचा जाए तो वो 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री प्लस B की वैल्यू कितनी निकाल रखे हैं 90 डिग्री, प्लस O की वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों को ऐड करते हैं, 90 90 180, 180 प्लस 50 इज इक्वल टू 230 डिग्री, प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस
230 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया एंगल ओ की वैल्यू। अब रुकिए, यहां पे देखिए ये लाइन ए एंड बी जो है वो कॉर्ड है। ए एंड बी जो है वो क्या है? कॉर्ड। अब यहां ये मतलब ए बी एंड ओ कुछ इस तरह से है ना। कोई अगर सर्कल है, वहां सेंटर से उसके रेडियस, उसके सर्कमफ्रेंस पे लाइन खींचा गया है, तो ये जो लाइन होगा वो हमेशा सेम होता है, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये वाला लाइन जो होगा, इस वाले लाइन की क्या होगा? सेम होगा। ये वाला लाइन इस वाले लाइन के सेम होगा, मतलब ये और ये ओ ए एंड ओ बी जो होगा वो सेम होगा। इससे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोगों ने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होता है? सेम होता है। अगर दो साइड सेम होते हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम होते हैं, तो उसके बीच का बनने वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। जो भी होगा वो सेम होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं चल के आगे। इसमें लेंगे सिर्फ यही लेंगे, ये ट्राइंगल जो बनाया हमने, ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आ गया? आप पूछेंगे ये कहां से आएगा, तो ये आया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ओ की वैल्यू दिया है कितना? 130 डिग्री। 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ए और बी हमने बताया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सेम होगा। तो किसी भी एक की जगह पे, मतलब बी की जगह पे या फिर ए की जगह पे हम लोग दोनों को एक ही बना लेते हैं, या फिर एक्स मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कितना? एक्स डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? एक्स डिग्री ही हो जाएगा। ठीक, तो एक्स प्लस एक्स डिग्री 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया 2x इज इक्वल 2x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया। इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 डिग्री। और x मतलब a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम सेम है। यहाँ पे कितना आ गया? 25 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया था एंगल ओ ए बी, मतलब ये जो बीच में होता है इसी एंगल को पता करना है। ठीक, तो एंगल ओ ए बी, यहां पे देखिए एंगल ओ ए बी, ये कितना आया? ये बीच का, ये जो मतलब ओ ए बी, यही नहीं चाहिए था। तो ये बीच का एंगल कितना आया? एक्स, कितना? 25 डिग्री। तो आंसर नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ sin a is equal to 1/2 then the value of sec a is। कह रहा है कि sin a की वैल्यू दिया है 1/2। फॉर्मूला आप लोग को पता है p b p अपॉन h h b। अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन के लिए होता है, कॉस के लिए, tan के लिए। साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसिक। मतलब कॉसिक जो होगा वो होगा हाइपोथेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो होता है वो होता है सेक के लिए, और ये जो होता है वो होता है कॉट के लिए। यहाँ P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस, और H मतलब होता है हाइपोथेनस। तो यहाँ पे साइन A की वैल्यू दिया है। साइन A मतलब दिया है, साइन A इज इक्वल टू दिया है 1/2।
1/2 हमने बताया साइन ए मतलब क्या होता है, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनस। तो परपेंडिकुलर 1 दिया है, हाइपोथेनस 2 दिया है। आइए अब पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से फाइंड करते हैं अगली वैल्यू जो है, मतलब बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोथेनस दिया है तो बेस बचता है। देखिए ये है 90 डिग्री का एंगल, हाइपोथेनस के ठीक सॉरी 90 डिग्री के ठीक सामने जो एंगल होता है, जो साइड होता है, जो आर्म होता है, उसको बोला जाता है हाइपोथेनस। नीचे जो होता है वो बेस होता है और ये जो है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 1 दिया है और हाइपोथेनस की वैल्यू जो है वो 2 दिया है। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, मतलब बेस की। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट h स्क्वायर हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोथेनस कितना दिया है 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पता है नहीं तो इसको बेस ही रहने देते हैं, प्लस p की जगह पे 1, 1 स्क्वायर, तो 2 2 is 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक, ये इस साइड प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये बी स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए। तो इधर आएगा, ये पावर जो है इस साइड रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 3 इज इक्वल टू बी। बेस की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3। हमको निकालना किसका है, सेक ए का। सेक ए का फॉर्मूला जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोथेनस, लेकिन सेक का वैल्यू जो होता है वो होता है हाइपोथेनस अपॉन बेस। तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोथेनस अपॉन बेस। हाइपोथेनस की वैल्यू कितनी है 2 और बेस जो हमने निकाल रखा है वो है रूट अंडर 3, मतलब ये सेक ए का आंसर जो है, सेक ए का आंसर 2 अपॉन रूट अंडर 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ये है फॉर्मूला, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। जो साइन का उल्टा होता है उसको कॉसेक बोलते हैं, जो कॉस का उल्टा होता है वो सेक होता है और जो टेन का उल्टा होता है वो कॉट होता है। ये पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको याद कर लीजिए।